ऑल ऑफ यू। हियर वी डिस्कस द पॉलिटी। तो हमने लास्ट लेक्चर में 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया था। अभी हमें 19 से 22 पढ़ना है। या 19 से 22 हमें राइट टू फ्रीडम पढ़ना है। तो एक एक आर्टिकल करके शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 क्या है कहते हैं? आर्टिकल 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वैसे पूरी स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम देखते हैं तो 19 से लेकर के 22 तक इसमें आता है। इसमें लिखा है कि किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। मतलब आप कुछ भी बोलो बिना रोक टोक के, तो उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा कुछ ना कुछ सीमा अवश्य होती है। अब हमेशा आपको अगर कुछ भी बोलने की पावर दे दी जाएगी तब तो कुछ भी बोलोगे, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट में नारे भी लगाओगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगे थे, जेएनयू में देखने को मिला था, तो वो उसमें कुछ सीमाएं अवश्य लगाई गई हैं। तो जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो चोटी पहुंचाता है, तो उस वैसे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आप नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो भारत के संविधान के भाग 9(1) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 19 में 6 पार्ट है, 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पार्ट 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। 19(1)(a) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है, बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार भी रखता है। मतलब आप किसी भी तरह अपने विचारों को भी आदान प्रदान कर सकते हैं और सूचना का भी। हालांकि यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं है और इस पर समय समय पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे राष्ट्र राज्य के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वह संविधान और कानूनों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस हद तक बाधित करने का राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर और विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि बाह्य या आंतरिक आपातकाल या राष्ट्रीय सुरक्षा के टाइम पर, उस स्वतंत्रता को सीमित करता है। संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार के घोषणा पत्र, यानी कि यूएन का जो यूनिवर्सल ह्यूमन वाली जो रिपोर्ट है, उसमें भी मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। समझ में आया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? कि आप बिना किसी रोक टोक के अपने विचार को व्यक्त कर सकते, अपनी सूचना को साझा कर सकते, बट आपको ध्यान रखना है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी सुरक्षा को उसमें बनाए रखें, तो आप कुछ भी आप बोल सकते हैं। 6 तरीके की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी? 19 के 6 पार्ट है। 19(1)(a) में कहा कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) में क्या है? शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार, यानी कि पहले में आप कुछ भी बोलो, दूसरे में सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरे में 19(1)(c) में संगम या संघ बनाने का अधिकार, आप संगम या संघ बना सकते हैं। 19(1)(d) में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आभास संरक्षण, आप कहीं भी जाके बस सकते हैं। आभास संचरण मतलब कहीं भी घूम सकते, पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं रोकेगा। और 19(1) क्या है? ई, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। और 19(1)(e) में क्या है? एफ हो गया ना। 19(1)(f) में क्या है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। मतलब आप कैसा भी व्यवसाय अपने हिसाब से चुनकर कर लेंगे, तो ये अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि खंड 1 जो है उसके उपखंड का कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना और मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।
या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल 19 में 6 पार्ट हैं, लेकिन इसमें युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। जैसे कि 91 का ए पार्ट जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उस पर युक्त निर्बंधन हेतु जो प्रमुख खंड है वो 19(2) है। उसी तरह जैसे 19(1)(b) है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तो उस पर जो युक्त निर्बंधन लगाया गया उसका आर्टिकल 19(3) है। ठीक है। उसी तरह 19(1)(c) जो है संगम और संघ बनाने का अधिकार, यानी कि आप सहकारी समिति बना सकते हो। 19(1)(c) जोड़ा गया था बाद में सहकारी समिति बनाने का, तो इसका रिस्ट्रिक्शन 19(4) में दिया गया। तो इस तरह से 6 जितने भी आपको स्वतंत्रताएं दी है सब पे युक्त निर्बंधन है। अब अगला देखते हैं, वही है जैसे 4 में बता देना सब पे आपको अखंडता और भारत की सुरक्षा को ध्यान में देना है, तो उसी हिसाब से सब पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। 19(1), 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है आर्टिकल वो उस पे युक्त निर्बंधन के खंड है। उसके बाद इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं 19 में कि जो प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रेस मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, कोई भी विज्ञापन छाप सकती है, सूचना का अधिकार जो आरटीआई हमारा है, फोन टैप करने का अधिकार है, तो ये सब हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 92 के तहत जो स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं, वो क्या क्या हैं? राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, और न्यायालय की अवमानना, मानहानि का कोई केस है, अपराध उद्दीपन है, भारत की संप्रभुता और अखंडता ही डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिकल 19 का निलंबन कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं एक बार, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं लिखा है, आप सुन लीजिए। जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, तो आर्टिकल 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएगा क्योंकि इमरजेंसी आपातकाल लग गया है, तो उस समय तो सभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) यानी जो हमने पढ़ा 19(1) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दी गई स्वतंत्रता को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकता है जब आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, उसको सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर है तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर है तो हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, गौरतलब है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। तो इमरजेंसी में आपको समझ में आएगा कि आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह क्या होता है। अभी ये है कि 19(1) का इमरजेंसी में आपका एबोलिश नहीं होगा जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, केवल तब होगा जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा। अनुच्छेद 19 इन मामलों में भी लागू नहीं होता है, जैसे 31 जो हमारा 31 अनुच्छेद है उसका A, B, C पार्ट है, और उसमें क्या बोला गया, संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जबकि 31C को 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 19 इनमें भी लागू नहीं होते हैं। हम 31 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। तो पता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप आरटीआई के थ्रू ये भी इसमें शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ पे तो सूचना आप साझा कर सकते हो, बाकी बाद में आरटीआई 2005 के तहत भी सूचना का अधिकार दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने लॉ पास करके बनाया है। फिर देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 समझ में आ गया अच्छे से, हमें क्या था, इसमें स्वतंत्रता दी गई है। 6 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं, भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है संगम और संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा है अबाध संचरण का अधिकार, पांचवा है किसी भी जगह जाके आप बस सकते हो, और छठा है कोई भी उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, और उस पर युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको कुछ संरक्षण भी दिया गया है, कुछ अपराध अगर होते हैं, कोई करता है तो उसके ऐसे संरक्षण भी दिया गया है हमारे संविधान में। देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा
जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। अगर आपने कोई भी उस चीज का अतिक्रमण ही नहीं किया है तो तब तक उसे अपराध नहीं माना जाएगा, और जब आपका दोष सिद्ध हो जाएगा तब माना जाएगा, उसके पहले नहीं। या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। इसको देखेंगे कि एक व्यक्ति है तो उसको आप एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। इसमें एक मूवी भी थी जो अमिताभ बच्चन को, काला कानून कौन सी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक ही व्यक्ति को मारने के लिए दोबारा जब उनको दंड दिया जाता है तो वो जज के उसी हॉल में जिस जज ने उनको ये सजा दी थी और वो बच जाता है, तो उसको सजा नहीं दे सकते दोबारा एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार। तो उसने फिर उस आदमी को खुद ही जज के सामने गोली मार दी थी। तो ये आर्टिकल 20 का ही उदाहरण था। ठीक है, और उसमें कह रहे हैं कि स्व अभिशंसन यानी कि स्वयं से संरक्षण व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया। खुद की हम खुद गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। विधि शास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध न कर दिया जाए। जब तक अपराध सिद्ध करोगे तभी तो दोषी मानोगे, उसके पहले थोड़ी ना। इसका अभिप्राय अभियुक्त को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी सिद्धांत पर यह नियम बना है कि अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आपको अपने ही विरुद्ध आपको नहीं पेश किया जा सकता कि आप खुद की गवाही खुद ही के केस में दो, तो इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 था। आर्टिकल 20 में 2-3 पॉइंट और हैं जो देख लेंगे, जो इसमें नहीं लिखे हैं। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि में क्या है, इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि इसे आपात स्थिति में भी आर्टिकल 359 के अधीन किसी आदेश के द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपका आर्टिकल 20 जो है वो आपात स्थिति में कभी निलंबित नहीं होगा, इसको जोड़ा गया था 44वें से। ठीक है, और आर्टिकल 20 में 3 पार्ट है। पहला कह रहा है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, अर्थात कोई कृत अपराध है या नहीं, यह कार्य करने का समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं। जैसे निर्भया केस हुआ था तो उन अपराधियों को दंड उस टाइम पे जो विधि चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। उस टाइम पे अगर 18 साल से नीचे वाले को दंड नहीं कानून में है तो वो आप बना के उनको दंड नहीं दे सकते। तो इसमें ये कह रहा है कि आप उसी एट द टाइम जो कानून है उसमें कर सकते हो, आप बाद में कानून बना करके उस पर सजा नहीं दे सकते। आर्टिकल 20 का दूसरा पार्ट कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, ये डिस्कस कर लिया। 20 के 3 में कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति को स्वयं के प्रति साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग तथा लाई डिटेंशन जांच आदि को अवैध घोषित किया है। तो ये सब भी अवैध होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। बट अभी इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जो ब्लड सैंपल लिया जाता है तो वो शायद लीगल है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने और नार्को टेस्ट इसको इलीगल डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ यानी कि दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है? हमारे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टर्म होते हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? एक कंप्लीट जस्टिस होता है, जिसमें अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस फैक्ट उसकी डिटेल चेक करेगी, आपने कैसे बनाया है, कैसे प्रूफ करेगी कि आपने सही बनाया है कि नहीं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सुप्रीम कोर्ट अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो केवल इतना चेक करेगी कि वो सही है या नहीं, मतलब उसकी विधियों को चेक नहीं करेगी। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो होता है छोटा टर्म समझ सकते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसमें कि आप पूरी विधि को
पूरे कंटेंट्स को सुप्रीम कोर्ट देखती है कि सही है कि नहीं, और उस प्रोसीजर स्टेब्लिश लॉ में देखती है कि हाँ जो भी बनाए गए हैं वो सही है या नहीं, वो रीति के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं, बस इतना चेक करती है। बाकी वो अगर किसी के विपक्ष में भी है तो भी उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ नहीं कर सकती प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का में सारी चीजें चेक करती है, ना कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ में। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, अतः यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। हमारा आर्टिकल 19, आप एक जगह ये लिख लो कि भारतीयों पर केवल, देखो केवल भारतीयों पे कौन कौन से आर्टिकल लागू होते हैं जो कि विदेशियों पे लागू नहीं होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो ये जो है केवल भारतीयों पे लागू होते हैं। अभी हम 21 पढ़ रहे हैं, तो हमने जो लिखवाया 5 आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों पर है। उसके भी और जितने भी आर्टिकल है वो भारतीय विदेशी सब पे हैं। तो इसमें व्यक्ति शब्द का व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति का मतलब होता है भारतीय भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीति व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का उदार निर्वचन करते हुए इसके अंतर्गत कई अधिकार बताए हैं। इसमें बताया उन्होंने आजीविका का अधिकार आपका है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, एकांत का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो पूछा जाता है, शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट। अगर आपको सोने से कोई जगा रहा है तो वो आपका फंडामेंटल राइट, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना। भोजन का अधिकार, आपको भोजन का अधिकार भी आपके आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने कई केस होते रहते तो उसमें बताया है। तो इसमें देख लेते हैं, आर्टिकल 21 घोषित करता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। और गोपालन केस था जो 1967 का था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 की व्याख्या की थी और उसमें माना था कि आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षा केवल कार्यकारी कार्रवाइयों के खिलाफ उपलब्ध है। ठीक है, इसका अर्थ है कि राज्य कानून के आधार पर किसी व्यक्ति की जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, वंचित कर सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की, जो हमने अभी बताया। मानो गरिमा के साथ जिए, ऐसे नहीं कि हाँ गवर्नमेंट ने थोड़ी थोड़ी हम लोगों को दे दी सेवाएं और बोल दिया अब जियो, नहीं, मानो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जीवन के लिए सही हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो, आश्रय का अधिकार है, गोपनीयता का राइट टू प्राइवेसी है, और निःशुल्क पानी, हवा, खतरनाक उद्योगों के खिलाफ संरक्षण, नींद का अधिकार है, शोर प्रदूषण, आज़ादी का अधिकार। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से आपको एक दे दिया, ठीक है, कि मतलब निःशुल्क पानी और हवा और खतरनाक उद्योगों के खिलाफ संरक्षण क्या हमारा मूल अधिकार है, या फिर क्वेश्चन बनाते कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, फिर दिमाग में क्वेश्चन मार्क चलता है कि 19 आर्टिकल है या 21 है, तो ये सब 21 में दिए गए हैं। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, सामाजिक और आर्थिक जीवन और सशक्तिकरण का अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सा उपचार पाने का अधिकार भी है, और 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता के अधिकार है। ठीक है, और कारावास के अधिकार 18 अकेले क्या लिखा, निशान का अधिकार 18 के लिए, कारावास के खिलाफ अधिकार 19 में है, कानूनी सहायता मुक्त करने का अधिकार 20 में, राज्य से बाहर नहीं होने का अधिकार, बिजली का अधिकार, अमानवीय उपचार के खिलाफ अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। आपको सार्वजनिक फांसी केवल वैलिड होने पर ही दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती है, इसीलिए हमारे केस में सार्वजनिक फांसी तो बहुत ही कम दी जाती है। बहुत सारी कंट्री में तो सार्वजनिक फांसी की सजा ही बंद हो गई है। बंधुआश्रम के खिलाफ अधिकार है, सूचना का अधिकार है। तो ये सब आर्टिकल 21 में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 22 देखेंगे। तो आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना उसको अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। जैसे कि जब तक कि आपकी दोष जो है वो सिद्ध नहीं होता, तब तक आपको कोई डिटेन करके नहीं रख सकता। अगर आपको कोई ले जाता है बंदी बना के, तो आपके पास कई अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, तो आपको पता होगा तभी तो आप बोलोगे अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी।
नहीं पता है तो नहीं बोलोगे, चुपचाप चले जाओगे। या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने, अपने 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 रुचि के आप अपने लॉयर से बात करने का अधिकार है, प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, आप तमिलनाडु में, आपको जाना है दिल्ली, तो यात्रा का समय को काट के, मतलब उसको निकाल के जितना यात्रा में लगेगा आपको 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कराना है उसको जिसने आपको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ये अधिकार है आपके पास। ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको 24 घंटे का ही टाइम है कि 24 घंटे में ही आपको उसमें रखा जाएगा और 24 घंटे के बाद आपको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है खंड 1 खंड 2 की बात किसी ऐसे व्यक्ति को पर लागू नहीं होगी जो शत्रु अन्य देश का है। अगर शत्रु देश का तो उस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरा है कि निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो डिटेंशन दो तरह के होते हैं, एक पुनिटिव डिटेंशन जिसको बोलते हैं दंडात्मक निरोध, और एक होता है हमारा निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है, मतलब पुनेटिव इसलिए की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है तो उसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है। आपने अगर किया है और वो सिद्ध हो गया तब कारावास में रखा जाएगा तो उसे कहेंगे दंडात्मक निरोध यानी कि पुनिटिव। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि केवल शक है आप पे और कि आप कल बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं, इस शक के आधार पर आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। ठीक है, तो इसमें बोला गया निवारक निरोध का उपबंध कराने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है तो ये सारी छूट आपको नहीं मिलेंगी जो हमने पहले डिस्कस किया कि 24 घंटे के ही अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कराना, आप अपने पसंद के वकील से ही बात करोगे, तो ये सब इसमें नहीं है। एक शत्रु देश के अगर हो और अगर निवारक निरोध की तरफ आपको गिरफ्तार किया गया है तब। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना। अगर निवारक निरोध के तहत भी गिरफ्तार हो तो 3 महीने की लिमिट लगाई गई है, 3 महीने से ज़्यादा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों से हाई कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं उनसे मिलकर के एक सलाहकार बोर्ड से 3 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले या प्रतिवेदन नहीं दिया है तो उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए। इस उपखंड की कोई भी बात किसी व्यक्ति को अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा विहित की गई हैं। ठीक है, इसमें जो इतना डिटेल लिखा है हम उसको आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या है। इसमें देखेंगे 5वां पॉइंट, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी भी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को संसूचित करेगा। मतलब अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ गिरफ्तार किया गया है तो आपको तो सूचित करना ही पड़ेगा जिसने गिरफ्तार किया गया है कि वह आदेश किन आधारों पर किए गए। आपको आधार बताने होंगे, उसको आधार बताने होंगे आपको उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे यथा शीघ्र अवश्य देगा। ठीक है, संसद विधि के द्वारा विहित कर सके कि किन परिस्थितियों के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के मामले किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 महीने से अधिक अवधि के लिए अगर है तो सलाहकार बोर्ड की राय लेनी होगी। ये था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, सरकार यही बताया कि 3 महीने से अधिक अगर रखना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा और उसमें होंगे कौन से नागरिक, हाई कोर्ट के वर्तमान या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इसी के तहत जो आर्टिकल 22 का ही प्रयोग करके संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए थे पास्ट में, जैसे पता भी होगा मीसा, टाडा, NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, तो समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास 3 अधिकार होते हैं, वही जो मैंने बताए। और निवारक निरोध में अगर शत्रु देश के हो
और अगर निवारक निरोध के अधीन तुमको गिरफ्तार किए गए हैं तो आर्टिकल 22 में जो दी गई छूटें वो आपको नहीं मिलेंगी। तो ये आर्टिकल 22 था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब आपका 19 से 22 खत्म। 19 से 22 क्या था? राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब है आर्टिकल 23 और 24। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जल्दी से देख लेते हैं 23 और 24 क्या है। 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान रही है। ये तो पता ही है सबको कि दास्ता की प्रथा हमारे यहाँ थी, जिसके अंतर्गत हरिजनों को, खेती या श्रमिकों को, स्त्रियों पर अत्याचार किए जाते थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए संविधान में ही आर्टिकल 23-24 रखा गया। तो बहुत अच्छा है ये। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या व्यवस्था है? मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक, यानी कि आप मनुष्य का ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। बाल श्रम यानी कि बच्चों को कारखाने, खानों आदि में नौकर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 23 और 24 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 23 में क्या है? मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक, यानी कि आर्टिकल 23 वर्ग के अनुसार मनुष्यों के क्रय विक्रय और जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इस संबंध में की गई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अगर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसी योजना लागू कर सकता है बट भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक आर्टिकल 23 था। बाल श्रम के लिए आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 24 में क्या कहा गया? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों और किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 24 है। इसको देखते हुए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और एक अनैतिक दुराचार अधिनियम है मानव ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 1956 में, वो बनाया गया है। तो मानव ट्रैफिकिंग में मनुष्यों का क्रय विक्रय शामिल है। महिलाओं, बच्चों के जो अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति होती है वो शामिल है। दास प्रथा का कोई भी रूप है। तो ये आर्टिकल 23-24 था जो राइट टू एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट में आज इतना ही रखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो थैंक यू for listening and joining. So enjoy.